हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे नॉर्मलिटी के बारे में। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नॉर्मलिटी में हमने एक और चीज देखी थी, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। जानते हैं हम ये। तो आज उसी चीज के ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम वो जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, उसी से कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, उसी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। वो हम समझेंगे। अभी लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है समझना, अभी लिखना मत कोई भी। ए प्लस बी मैंने बोला ये रिएक्टेंट है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट कर दे रहे हैं और बना दे रहे हैं सी एंड डी। ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं। अभी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? ध्यान देना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट एक रिएक्शन में जा रहे हैं, इन सभी के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। इन सभी के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर, लिखते जाओ साथ के साथ, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। मतलब एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। ए के इक्विवेलेंट बराबर बी के बराबर सी के बराबर डी के। लिख दो जल्दी से। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोल इनटू एन फैक्टर। लिख दो जल्दी से। ये हो गया। अब एक दो चीजें और समझेंगे, अभी लिख दिया सभी ने। अब ध्यान देना, अगर मैंने बात की इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी, ऐसे मैंने बात की, ये हमें ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। मैं शॉर्ट में इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं बार बार। ग्राम इक्विवेलेंट है, इधर भी मैंने बोला है ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट में समझना, ग्राम इक्विवेलेंट में ऐसा लिख सकता हूं क्या, नॉर्मलिटी ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ वन, ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना, हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। जानते हैं हम ये, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब N1V1, समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं बात करता हूं, इसके लिए मैं लिख दूंगा N2V2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चाहो तो, बात समझ में आ रही है? ये ए और बी हटा के भी मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं 1 और यहां पर 2। कोई दो रिएक्टेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ए और बी की बात कर रहा हूं या सी और डी की, कोई भी दो उठा लिए, तो जो फर्स्ट है उसके लिए N1V1, दूसरे के लिए N2V2 लिख सकते हैं अपन ऐसा। आगे समझो, एक के लिए तो N1V1 चलेगा, मान लो दूसरे के लिए तुम्हें नॉर्मलिटी नहीं दे रखी है, दूसरे के लिए तुम्हें मोलरिटी दे रखी है। तो ध्यान देना, नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, जानते हैं हम ये, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2, ऐसे लिख सकते हैं अपन। समझ में आता है ये? आगे ध्यान दो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं मोल्स, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल्स इंटू एन फैक्टर। समझ में आता है ये? जो दूसरा रिएजेंट है, एक के लिए तो N1V1 चल रहा है अभी तक, दूसरे के लिए मान लो तुम्हें नॉर्मलिटी ना देखिए, मोलरिटी दे रखी हो, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर दोगे तो भी तुम्हारे पास नॉर्मलिटी आ जाएगी। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं मोल्स, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। समझ में आता है ये? तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, N1V1 बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। ये भी मैं आगे यूज कर सकता हूं, N1V1 बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। चलेगा? समझ में आ रहा है ये?
वैसे तो मैं ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मुझे नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया तो मैं डायरेक्टली N1V1 लिख सकता हूं। अगर मुझे किसी दूसरे के लिए मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स इनटू एन फैक्टर करके भी मैं उसे बराबर कर सकता हूं। क्वेश्चन में जब मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर ये चीज। मोलरिटी दे रखी है ना, तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास मोल्स, और इंटू एन फैक्टर कर दिया तो मेरे पास आ जाएंगे उसके इक्विवेलेंट। दूसरे के लिए भी अगर मुझे मोल्स दिए रखे हैं, मान लो कि N1V1 नहीं दिया हुआ है, मुझे मोलरिटी और वॉल्यूम उसके लिए भी दे रखा है, तो भी लिख सकता हूं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मेरे पास उसके भी इक्विवेलेंट आ जाएंगे। समझ में आता है ये? लिख दो जल्दी से ये भी। अगर किसी के लिए मास दिया हुआ है तो डिवाइड बाय मोलर मास करके मोल्स आ जाएंगे, तब भी यहां से सोल्व हो जाएगा। ये वाला एक फॉर्मूला जो मैंने बनाया N1V1 बराबर मोल इंटू एन फैक्टर, ये लिख दो जल्दी से। अब इसे यूज कैसे करना है समझेंगे, इसे लिख दो जल्दी से। अब यूज कैसे करना है तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं AlCl3 प्लस BaSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट हमने लिया है 300 ml 0.1 मोलरिटी वाला, BaCl2 हमने लिया 500 ml 0.5 मोलरिटी। मोलरिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मुझे बताओ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे दिया उसने? मोल्स दे दिए। हमें इसके भी मोल्स दे दिए उसने, इसके भी मोल्स दे दिए। हमारे पास अब यहां से दो तरीके हैं, हमारे पास यहां से दो तरीके हैं। क्वेश्चन तो लिख दो पहले से। उसने बोला भी क्या है, फाइंड वेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, बेरियम सल्फेट का मास बताना है। तो बेरियम सल्फेट के पहले मोल्स निकाल देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर देंगे, तो वहां हमारे पास मास आ जाएगा। समझ में आता है ये? क्वेश्चन लिख दो जल्दी से। थोड़ा सा और समझो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि सर मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे तो हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आता है वो? रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसी के हिसाब से फिर BaSO4 की मोल्स निकाल पाएंगे। तो मैं आपको यहां पर दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहला तो मोल कॉन्सेप्ट से जिसमें रिएक्शन बैलेंस करेंगे। दूसरा तरीका जो हमारे पास यहाँ पर इक्वल प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट वाला, जो अभी हमने इससे पहले बात की, ग्राम इक्विवेलेंट वाला। समझ में आता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट वाले में क्या बोलेंगे, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, चारों के इक्विवेलेंट में बराबर कर सकता हूं। समझ में आता है? वो अभी अपन जब सोल्व कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं जो हम मोल कॉन्सेप्ट है उससे सोल्व करवा देता हूं। वैसे शायद वो आपको आता होगा, सोल्व कर ही लेते हैं। चलो सोल्व कर ही लेते हैं, मैं समझा देता हूं इसे। मैं सबसे पहले बात करता हूं, चलो ये लिख ही दिया ना, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, पहला मेथड 1, मेथड फर्स्ट मेथड जिसमें मैं बोल रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में तो हमें पता है रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ता है, बिना उसके तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, इसे लिख दिया सभी ने, मैं ऊपर कर रहा हूं। अभी ध्यान देना, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2, ये रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास बना रहे हैं AlCl3 प्लस BaSO4, यही बना रहे हैं। अभी ध्यान देना, रिएक्शन पहले बैलेंस करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज है। मोल कॉन्सेप्ट तो लिख देना, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। मोल कॉन्सेप्ट जब भी यूज करोगे रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, यहाँ तो एक ही है, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 2 से, मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कितने क्लोरीन हो गए, 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने बेरियम हो गए 3, यहाँ पर कितने हैं 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? क्या देखो सल्फर कितना है, सल्फेट ही देख लो सीधा, सल्फेट कितने हैं 3, यहाँ पर भी 3 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम है 2 एल्यूमिनियम है, 6 क्लोरीन है 6 क्लोरीन है, बेरियम 3 है तो 3 बेरियम है। रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अभी ध्यान दो, मुझे इसके मोल्स दे दिए, क्या सर मोल्स दे दिए, दो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम ml में लिया है तो मुझे मोल्स ना मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मिली मोल्स मिलेंगे।
चलेगा, मिली मोल्स ले सकते हैं। तो ध्यान देना, मैं लेके चल रहा हूं, हमें इसके मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स दिए 300 इंटू 0.1 मतलब 30, यही दिया है ना, हाँ 30 मिली मोल्स ये हमें दिया हुआ है। मिली मोल्स को स्मॉल m से लिख दिया मैंने। बेरियम क्लोराइड के लिए हमें दिया हुआ है 500 इंटू 0.5 मतलब इसने हमें दिया 250 मिलीमोल्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल मोल्स निकाले हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया तो मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में लिया है तो मिलीमोल्स आएंगे। 500 इंटू 0.5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में लिया है तो 250 आ जाएगा, ml में मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब देखो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसी के हिसाब से बेरियम सल्फेट बनेगा। तो सर ये 30 डिवाइड बाई 1, तो यहां देखो लिख दो ऊपर चाहो तो 30 डिवाइड बाई 1 मतलब 30, और यहां देखेंगे तो 250 डिवाइड बाई 3, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम बोल देंगे सीधा यहां पर ये जो है ये LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आता है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आ गया सभी को। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी के हिसाब से बात करेंगे। ये जब रिएक्शन होगी तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा कंज्यूम हो गया तो बताओ बेरियम सल्फेट कितना बनेगा, ध्यान दो। वैसे इसमें से भी 30 ml 30 मिलीमोल्स कम हो जाएंगे, 30 नहीं होंगे, सॉरी 30 नहीं होंगे, 30 नहीं होंगे, अभी छोड़ो उसे, उस पर आ जाएंगे। पहले देखो हमें तो बेरियम सल्फेट की बात करनी है, 1 से गया तो देखो 1 मोल बेरियम एल्यूमिनियम सल्फेट था तो ये कितना बन रहा था सर, 3 मोल बन रहा था। जब ये 1 मोल था तो ये 3 मोल बन रहा था। जब ये 30 मोल्स था तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 30 बनेगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सीधा 3 इंटू 30 मिलीमोल्स बेरियम सल्फेट बनेगा। मतलब ये हो गया हमारे पास 90 मिलीमोल्स। ऐसे देखेंगे अपन इसे, समझ में आता है। तो हमने देखा 1 मोल 3 मोल बना रहा था तो 30 मोल्स कितने बनेगा, 3 इंटू 30 90 मिलीमोल्स बनेगा बेरियम सल्फेट। मुझे बेरियम सल्फेट के मिलीमोल्स आ गए, मोलर मास पता ही है, आंसर आ जाएगा मास का। इसका भी देख लो, अगर कोई तुमसे पूछ रहा होता कि बेरियम क्लोराइड कितना बचेगा, बेरियम क्लोराइड कितना बचेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा होता तो हम कैसे देखते, 250 मिलीमोल्स तो हमने शुरू में लिए थे। इसमें देखो ये 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 30 मिलीमोल्स कितने के साथ करेगा, -3 इंटू 30। ऐसे देखेंगे, समझ में आता है ये। तो यहां पर देख लें 90, तो 250 में से 90 गए, कितना बचा 160। कोई तुमसे पूछता मान लो बेरियम क्लोराइड कितना बच रहा है, तो हम बोल देंगे 160 मिलीमोल्स बच रहा है, 250 - 90 यही आएगा। अभी हमने इसकी तो हमसे पूछा नहीं था इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, मैं सिंपल इस पे आ जा रहा हूं। बेरियम सल्फेट हमारे पास बन गया 90 मिलीमोल्स। तो मुझे बताओ बेरियम मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ मोल्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। मोल्स आ गए तो मास भी आ जाएगा, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, वेट आ जाएगा बेरियम सल्फेट का। इसका मोलर मास उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, वैसे 233 होता है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 233। तो ध्यान देना 90 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 233 ग्राम, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसे मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं, चलेगा। ये हमारे पास वेट ऑफ बेरियम सल्फेट आ गया। ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया, ये प्रोसीजर था मोल मोल कॉन्सेप्ट, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। रिएक्शन बैलेंस करो, लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से कितना बन रहा है वो फाइंड आउट करो, हमने कर दिया। अरे बात समझ में। रिएक्शन में एल्यूमिनियम सल्फेट लिमिटिंग रीजेंट था, जब ये 1 मोल था तो 3 मोल बन रहा था, 30 मिलीमोल से तो 90 मिलीमोल्स बन जाएगा। मोल्स आ गए तो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। ये तो हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करना बाय इक्विवेलेंट मेथड। तो पहले इसे चलो नोट कर दो जिसने नोट नहीं किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देंगे। सेकेंड मेथड की मैं बात करता हूं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड हमारे पास है इक्विवेलेंट मेथड।
ग्राम इक्विवेलेंट मेथड, ग्राम इक्विवेलेंट मेथड में हम देखेंगे नो नीड, ध्यान देना, नो नीड टू बैलेंस रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत फायदे वाली चीज हो गई। अगर हमें क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व करना है तो हमें तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना, हमें डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, समझो, इक्विवेलेंट मेथड में हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, सिंपल लिख दो जल्दी से, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहे थे तो ये बना रहे थे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, यही दिया हुआ था हमें, यही दिया हुआ था। अभी ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूं मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट को मैं स्मॉल m इक्विवेलेंट से लिख रहा हूं, समझ में आता ना। और मिली इक्विवेलेंट कैसे आएगा, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ध्यान देना, इसके लिए हमें दिया हुआ था 300 इंटू 300 दिया था, क्या दिया था, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दिया था 300, मोलरिटी दे रखी थी 0.1। तो ध्यान देना 300 इंटू 0.1, ये तो आ गई तुम्हारे पास मोल्स। देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास आ गए मोल्स, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में लिया है तो मिली मोल्स आ गए। ये है मिली मोल्स, मिली मोल्स इंटू इसका n फैक्टर बता दो जल्दी से, इसका n फैक्टर बता दो जल्दी से। सर ये सोल्ट है कि एसिड है कि बेस है, कैसे पहचानेंगे मुझे बताओ। देखो रिएक्शन में देख के मुझे बताओ, क्या ये H+ दे रहा है, क्या H+ ले रहा है, OH- दे रहा है, कुछ कर रहा है ऐसा? नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो ध्यान दो, ये और ये दोनों क्या है, सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, समझ में आ रहा है। केवल आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है। एल्यूमिनियम यहां से हटके इधर क्लोरीन के साथ AlCl3 बना दे रहा है, बेरियम इधर से हटके उधर सल्फेट के साथ में BSO4 बना दे रहा है, मतलब दोनों सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है। तो मुझे बताओ सोल्ट का n फैक्टर कैसे देखते हैं। सर इसे ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो ये 3 जाएगा इसके ऊपर और ये 2 जाएगा इसके ऊपर, ऐसे देखते हैं अपन। अब देखो टोटल केटाइन के ऊपर देखो, एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3 का, तो 2 के ऊपर चार्ज आएगा +6, मतलब इसका n फैक्टर जो है वो 6 है, ये n फैक्टर है। और ये क्या है, मिलीमोल्स। क्लियर इस चीज सभी को। आगे देखो बेरियम क्लोराइड की बात करता हूं, इसमें ब्रेक किया तो ये आएगा +2 इसके ऊपर और इसको बेरियम का जो 1 है वो आएगा इसके ऊपर। अब मैं अगर बात करता हूं इसके लिए मिली इक्विवेलेंट, तो इसके लिए मिली इक्विवेलेंट इसने हमें क्या क्या दिया था, 500 ml 0.5 क्या दिया था, यही दिया था 500 ml 0.5 मोलरिटी दे रखी थी। तो ध्यान देना 500 इंटू 0.5, ये तो मिलीमोल्स हो गए, इंटू इसका n फैक्टर अब तो आना चाहिए। सर एक बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज है, एक ही बेरियम है ना यहाँ पर, तो n फैक्टर हो जाएगा 2। या क्लोरीन के हिसाब से देखो, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1 का, तो 2 के ऊपर आएगा -2, मतलब n फैक्टर हो जाएगा 2। अब बताओ सोल्व कर दो इसे जल्दी से। अगर मैंने ये सोल्व कर दिया तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये इक्विवेलेंट कितना आ गया, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6, 6 या 18, 180 मिली इक्विवेलेंट ये आएगा। यहां पर देखो ये हो गया 250 इंटू 2, 250 इंटू 2 मतलब 500 मिली इक्विवेलेंट, ऐसा आ गया। अब देखो बहुत इजीली तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, रिएक्शन हमने बैलेंस की नहीं, हमने सिंपल मिली इक्विवेलेंट निकाल दिए दोनों के, इसके मिली इक्विवेलेंट ये आ गए, इसके मिली इक्विवेलेंट ये आ गए। अब मुझे बताओ जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो पहली बात हम देखेंगे ये तो 180 है और ये 500 है, ये बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा जब दोनों रिएक्शन करेंगे ना, इसका 180 मिली इक्विवेलेंट इसके 180 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, इसके भी 180 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे, इसके भी 180 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना मैं क्या बोलूंगा, ये 180 मिली इक्विवेलेंट जो है यही हमारे पास LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा ऊपर वाला, ये बचेगा 500 माइनस 180 गया, तो ये बचा तुम्हारे पास कितना हो गया, 500 में से 80 गए 420, 320। इसकी वजह से उसने पूछा नहीं है हमसे, मैं केवल बता दे रहा हूं। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, इसका 180 मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो बेरियम सल्फेट भी जो है 180 मिली इक्विवेलेंट बनेगा। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट के
मिली इक्विवेलेंट आ गए, कितने आ गए 180। बस सोल्व कर दो, इतना लिख दो जल्दी से। पहले हमने सिंपल क्या किया, मोल्स इंटू एन फैक्टर करके इक्विवेलेंट निकाल दिए, मोल्स इंटू एन फैक्टर करके इक्विवेलेंट निकाल दिए। इसके इक्विवेलेंट कम थे मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके इक्विवेलेंट ज्यादा थे ये मतलब एक्सेस में है। इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, 180 मिली इक्विवेलेंट है तो ये भी 180 मिली इक्विवेलेंट बनेगा। अब देखो इक्विवेलेंट आ गया बेरियम सल्फेट के 180, तो अब हम देख लेंगे हमारे पास, देखो मिलीमोल्स बताओ, मिलीमोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो मोल्स हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर। ये समझ में आना चाहिए, अपॉन में एन फैक्टर। ये हमारे पास दिया हुआ है 180, तो 180 डिवाइड बाय 2 मतलब 90 मिलीमोल्स। तो पहले भी यही आया था आंसर, अभी भी यही आया है। केवल इंपॉर्टेंट बात है हमने पहले रिएक्शन बैलेंस की थी, अभी रिएक्शन बिना बैलेंस किए आंसर आ गया। मिली मोल्स निकालेंगे तो मिली इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर करना पड़ेगा। एन फैक्टर बेरियम सल्फेट का दुनिया जानती है कैसे, सर इसे ब्रेक किया तो ये +2 ये -2, बेरियम के ऊपर चार्ज आएगा +2 का, सल्फेट के ऊपर चार्ज आएगा -2 का। सर ऐसे कैसे देख लिया आपने, तो 1 होता है, तो यहां भी 1 था यहां भी 1 था, आपने 2 कैसे लिख दिया। तो ध्यान देना, सल्फेट जो होता है ना, सल्फेट इसके ऊपर चार्ज आता है -2 का, सल्फेट के ऊपर चार्ज आता है -2 का, तो बेरियम के ऊपर चार्ज आएगा +2 का। और चूंकि दोनों +2 -2 रेशियो क्या रहा 1:1, इसलिए BaSO4 आ रहा था। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर यहां भी 1 था यहां भी 1 था, ऐसा नहीं है। सिंपल क्या देखना है, इसे जब ब्रेक करेंगे तो बेरियम के ऊपर आएगा +2, सल्फेट के ऊपर आएगा -2, ये समझ में आना चाहिए। दोबारा फिर बता दूंगा लास्ट में, अभी लिख दो। तो बेरियम सल्फेट में बेरियम के हिसाब से एन फैक्टर कितना हो गया 2, आ गया आंसर तुम्हारे पास 90 मिलीमोल्स। मोल्स आ गए तो मास भी आ ही जाएगा, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट हो जाएगा हमारे पास 90 इंटू 10⁻³ ये तो मोल्स हो गए, मोल्स इंटू मोलर मास 233 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी एक क्वेश्चन को मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट से भी बता दिया, इसी एक क्वेश्चन को मैंने आपको एन फैक्टर से भी मतलब इक्विवेलेंट मेथड से भी बता दिया। और मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट मेथड भले ही तुम्हें शुरुआत में थोड़ा सा डर लगे कि यार सर पता नहीं क्या हो जा रहा है, ये एन फैक्टर इक्विवेलेंट क्या निकालना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना है ना तो इससे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। और अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है। जब हम आगे और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे आपको इस मेथड की बहुत हैबिट हो जाएगी और आपको बहुत इजीली ये मेथड लगने लगेगा। लिख दो इसे जल्दी से, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें रिएक्शंस नहीं लिखनी पड़ेंगी, डायरेक्टली तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लेकिन चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें दोनों मेथड्स अच्छे से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हमेशा इसी मेथड के ऊपर रिलाई करोगे, नहीं, केवल मोल कॉन्सेप्ट और केवल इक्विवेलेंट नहीं, दोनों मेथड तुम्हें अच्छे लेवल से आने चाहिए। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम्हें जब जो मेथड इजी लगे उससे सोल्व कर दो। अब ध्यान दो, मैं बेरियम सल्फेट की बात फिर से कर देता हूं, ये लिख दो जल्दी से। बेरियम सल्फेट की मैं बात क्या कर रहा हूं, जैसे हम जानते हैं H2SO4, जैसे हम जानते हैं MgSO4 जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं जब ये ब्रेक होता है ना, सल्फेट के ऊपर आता है चार्ज -2 का, मैग्नीशियम के ऊपर आता है चार्ज +2 का। ऐसे देखते हैं यहां भी ब्रेक किया, सल्फेट के ऊपर चार्ज आएगा -2, सल्फर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +1। ये तो समझ में आता है कि सर ये जो सल्फेट है इसका 1 तो यहाँ चल गया, +2 का इधर चल गया, लेकिन सल्फेट के ऊपर हमेशा चार्ज -2 होता है, ये तो याद होना चाहिए। वही केस मैंने यहाँ यूज किया था कि सल्फेट के ऊपर चार्ज जो है +2, सल्फेट के ऊपर चार्ज -2, बेरियम के ऊपर चार्ज +2, तो वहां से हमने देखा बेरियम सल्फेट का एन फैक्टर हो गया 2, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी तो इजी है, लिख दो इसे जल्दी से, तो हमारे पास सोल्व कर रहे हैं आंसर आ जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, आज हमने देखा कि इक्विवेलेंट मेथड में रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं, सीधा इक्विवेलेंट निकाल के हम रिएक्शन सोल्व कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जिसने नहीं लिखा हो वीडियो पॉज करके लिखते रहना, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी एडेड इन 300 ml 0.2 मोलर H2SO4 solution for complete neutralization, for complete neutralization। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाना है, मतलब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये H2SO4 एसिड है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ऐसा ही है। मतलब अगर ये A है ये B है तो A और B आपस में रिएक्शन करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट। ऐसे देखते हैं, जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। सर हटो, क्वेश्चन लिखना है, लिखो जल्दी से क्वेश्चन। हाउ मेनी ml of 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी एडेड इन 300 ml 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं ध्यान दो, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मिली इक्विवेलेंट, समझ में आता ना, स्मॉल m मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब दो चाहो तो तुम इस क्वेश्चन को पहले मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करो, कैसे रिएक्शन लिखो दोनों की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, रिएक्शन को बैलेंस करके मोल्स दिए हुए हैं, फिर वहां से वॉल्यूम निकालो। लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझो बहुत इजीली आपको आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है सर, मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। एन फैक्टर जानते हो क्या, सर जानते हैं, इसका एन फैक्टर होता है 2, क्योंकि ये जब रिएक्शन में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा तो 2OH माइनस देगा, इसका एन फैक्टर 2। इसका एन फैक्टर कितना सर, ये भी 2H प्लस देगा, इसका भी एन फैक्टर 2 है, समझ में आता ना। बेस का एन फैक्टर 2, एसिड है तो H प्लस दे रहा है, ये 2H प्लस दे रहा है तो इसका भी एन फैक्टर 2। अब हम ध्यान दो, हमें इसका वॉल्यूम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 इंटू वॉल्यूम मैंने V मान लिया, क्योंकि ml में दिया हुआ इधर, तो मैं इसको भी ml में लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। 0.1 इंटू V इंटू इसका एन फैक्टर कितना है 2, ये एन फैक्टर है, और ये जो हमारे पास है मोल्स, समझ में आता है, ये मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट आ गए। इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ है 300 ml 0.2, तो 300 इंटू 0.2 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो है ये हमें देगा मोल्स देगा, ये हमारे पास है मोल्स। और इसका एन फैक्टर बता दो जल्दी से, एन फैक्टर बताओ जल्दी से इसका, सर 2, ये इसका एन फैक्टर है। अब इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हमने इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, यहां से सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 से 0.1 गया, तो V बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, V इक्वल्स टू आ जाएगा 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 मतलब 600 ml, 600 ml लिख दो इसे जल्दी से। देखो कितना इजीली सोल्व हो गया, हमें देखा दोनों रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। अब इसके लिए मुझे मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम पूछ रहा था, ठीक है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, मोल्स हो गए, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट आ गए। इसके लिए मुझे मोलरिटी वॉल्यूम दोनों दिया था, एन फैक्टर मुझे पता ही है, इक्विवेलेंट आ गए, बराबर किया, आंसर आ गया। कितना ईजी है। और इसी को तुम मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे, रिएक्शन लिख के बैलेंस करना, आगे सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट आने दोनों मेथड चाहिए, हो जाएगा, ये लिख दो। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखने से पहले, ये जो क्वेश्चन है इसे देखने से पहले हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, सभी स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ A एंड B, क्या बोल रहे हैं, इफ A एंड B डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, डज नॉट react with each other, if A and B does not react with each other but both reacts with C, then ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सी के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो ये केस कैसा है, ऐसा है, ए और बी ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सी के साथ में रिएक्ट करके कुछ बना दे रहे हैं, डी बना दे रहे हैं, मान लो ऐसा ही हो रहा है।
ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और डी बना रहे हैं। तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे? सोचो थोड़ा सा, अगर ये ए और बी दोनों एसिड होते हैं, अगर मैंने ये ए और बी दोनों एसिड लिए होते हैं, तो क्या एसिड एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं सर, वो तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा, ए और बी अगर दोनों एसिड हैं और सी अगर बेस है, तो क्या बोलेंगे, ए और बी तो एसिड एसिड तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन दोनों एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। क्या बोलेंगे, ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, लेकिन सी के साथ में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी। ऐसा मैं क्यों बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो है, मान लो कुछ इसके इक्विवेलेंट है, वो सी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट है वो सी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी। समझ में आता है ये? लिख दो जल्दी से। देन हम बोल देंगे इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये इक्वेशन मत समझ लेना, इक्विवेलेंट है। आगे जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो मैं ऐसे ही इक्यू मतलब लिखता हूं इक्वेशन, ध्यान रखना, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या ये जो है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसे लगा देना 3 स्टार। सर 5 लगाएंगे, 5 लगाओ, चलो 5 स्टार लगाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया ना, तो 5 स्टार लगना चाहिए। ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, लेकिन दोनों के दोनों सी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया सी के इक्विवेलेंट बराबर होंगे ए के इक्विवेलेंट के प्लस बी के इक्विवेलेंट के। क्योंकि सी जो है, मान लो बेस है, तो बेस जो है ए के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, वहां भी कंज्यूम हो रहा है, जो बेस है वो बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, वहां भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसके जो टोटल इक्विवेलेंट है इन दोनों के इक्विवेलेंट के प्लस के बराबर हो जाएंगे। ये लिख दो और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, how many moles of calcium hydroxide should be added in the mixture of 2 moles each of, इसका नाम लिख देना, नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम बाइऑक्सैलेट ये नाम भी लिख देना, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुम्हें ऐसे फॉर्मूला नहीं देगा, नाम देगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए सोडियम बाइऑक्सैलेट होता क्या है, NaHC2O4, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4। लिख दो क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी एडेड इन द मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ईच, मतलब इन दोनों के 2 मोल्स, 2 मोल्स ईच ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम बाइऑक्सैलेट फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो समझो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है, मतलब रिएक्शन इतनी हो जानी चाहिए कि एसिड, ये जो एसिड है, ये दोनों एसिड है, H+H+ है इनके पास, ये जो दोनों एसिड है और ये जो बेस है, इनके बीच में पूरा रिएक्शन हो जाए, ये सब कंज्यूम हो जाए और सॉल्यूशन बन जाए न्यूट्रल। सो एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बना ले, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो समझ में आ गया, करना कैसे सोल्व, तो मुझे बताओ, ये एसिड है, ये भी एसिड है, क्या ये दोनों एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एसिड हैं। तो मतलब क्या बोल दूं मैं, ये ए है और ये बी है, लेकिन क्या दोनों एसिड उस बेस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या? सर डेफिनेटली करेंगे। मतलब ये ए और ये बी है और ये ए बी जो है सी के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट। समझ में आता है? अब हमें क्या उसने दे रखा है, सर मोल्स पूछ रहा है और इन दोनों के मोल्स दे रखे हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है। अब तो बन ही जाएगा, अब तो बन जाएगा, समझो ये बहुत इजीली बन जा रहा है। कब? जब हम इक्विवेलेंट मेथड लगा रहे हैं। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करके देखना पड़ेगा, लेकिन आने दोनों मेथड चाहिए। अभी ये क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट मेथड से बहुत इजीली सोल्व हो जा रहा है, इसलिए मैं उसी से बता रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 प्लस
इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4, यही हो जाएगा। अभी ध्यान देना, इसके हमें मोल्स दिए क्या? नहीं सर, मोल्स तो पूछ रहा है, तो मोल्स पूछ रहा है तो उसे मान लो x मोल है। n फैक्टर कितना है इसका? n फैक्टर सर 2 है, ये हो जाएगा x इंटू 2, मोल इंटू n फैक्टर, उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या दे रखा है? 2 मोल्स ईच, जो ऑक्जेलिक एसिड है और सोडियम बाइऑक्सैलेट है, दोनों के 2-2 मोल्स दे रखे हैं। इसके भी 2 मोल्स है, इसके भी 2 मोल्स है। ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो कितने H प्लस देगा? सर 2H प्लस देगा। तो मोल्स इंटू n फैक्टर प्लस इसके मोल्स दे रखे हैं 2, इसका n फैक्टर कितना है? सर ये सॉल्यूशन में जब जाएगा तो 1 H प्लस देगा, 1 H प्लस है इसके पास, तो ये हो जाएगा 1। बता दो जल्दी से, अब तो सोल्व हो जाएगा। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। x इंटू 2 इजिकल्स 2 हो जाएगा तुम्हारे पास 4 प्लस 2 6, x इजिकल्स टू 3 मोल्स। लिख दो जल्दी से, हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल मार्केट में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और इजीली क्वेश्चन तुम्हारा इक्विवेलेंट से बन जा रहा है। अब लेकिन बात यह है कि तुम्हें n फैक्टर समझ में आना चाहिए। बच्चों को सोडियम बाइऑक्सैलेट का फॉर्मूला ही नहीं पता तो उनको n फैक्टर कहां से आएगा? आएगा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं पता उसे। NaHC2O4 होता है तो वो 1 H प्लस देगा, इसका H2C2O4 है तो 2 H प्लस देगा। समझ में आता है ये? लिख दो जल्दी से। तो आज हमने जो पढ़ा ना वो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। सिंपल क्या बोला, अगर रिएक्शन में कोई 2 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ऐसा ही है। 3 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ठीक है 3 के बराबर कर देंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन 2 सेम है। अगर 2 एसिड्स हैं और तीसरा बेस है तो दोनों एसिड के इक्विवेलेंट जोड़ दो और बेस के इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आता है? आज तो हमने केवल कॉन्सेप्ट समझा है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और एक वर्ड भी आने वाला है, और वर्ड मैं लिख देता हूं। वैसे ये वर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइट्रेशन। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है केमिस्ट्री वालों के लिए, और ये टाइट्रेशन वर्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले अच्छे से समझाया जाएगा टाइट्रेशन होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, फिर अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। और जो क्वेश्चन हम करेंगे टाइट्रेशन में वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, 3 है तो 2 के इक्विवेलेंट जोड़ के तीसरे के बराबर कर दो। समझ में आता है? इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको बराबर समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।